मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। कई मंत्रियों के विभाग बदले नहीं गए तो कई नए चेहरों को जगह भी मंत्रिमंडल में दी गई है। राजनाथ सिंह को अब की बार भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई तो वहीं अमित शाह एक बार फिर गृह मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी बतौर कृषि मंत्री सौंपी गई है, जबकि जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं कैबिनेट में जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री बने हैं, जिन्हें एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे कम उम्र के टीडीपी नेता राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला। वहीं चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां इन चेहरों को सौंपी गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। मोदी 3.0 में किस मंत्री को आखिर कौन सा विभाग मिला है, इसकी पूरी लिस्ट आपको भी जरूर देखनी चाहिए। राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वो चेहरे इस वक्त आपके सामने। अमित शाह को फिर गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं नितिन गडकरी तीसरी पारी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही निर्मला सीतारमण अब की बार भी वित्त मंत्री की भूमिका में नजर आएंगी। ये बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा पिछली बार की तरह एस जयशंकर इस बार भी विदेश मंत्री का पद संभालेंगे। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अश्वनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण यानी 2 मंत्रालयों का यह जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस बार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ये बड़े वो चेहरे हैं जिन्हें मोदी 3.0 में विभागों का बंटवारा यहां दिया गया है। कुछ और चेहरे इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जिनमें गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण की मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा को सौंपी गई है। तो मोदी 3.0 में विभागों का ये बंटवारा है। ये वो चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी अब देश के कामकाज को लेकर आगे बढ़ाएंगे। एक्शन मोड में मोदी सरकार अब आ चुकी है। यह आरंभ प्रचंड है। और कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में आ गए हैं। दफ्तर पहुंचते ही जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस्तखत किए, वो फाइल है किसानों से जुड़ी हुई। और सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी अजय टम्टा को यहां पर सौंपी गई है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत आपके सामने। चूंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जैसा मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छी ये जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर देश में जो 10 सालों में पिछले रोड नेटवर्क में, रोड ट्रांसपोर्ट में जो गति आई है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार इस प्रकार की आई। अटल जी के टाइम में जिस प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, और उसके साथ साथ अभी वर्तमान में देश के अंदर पूरे लगभग रोडों के डेवलपमेंट्स बॉर्डर तक के हुए हैं। अब मैं ही जिस प्रदेश से हूँ, तो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए जो ऑल वेदर का काम हुआ है, खुद मेरे अंतिम गांव गुंजी तक, कुट्टी तक, और उधर लिपुलेक दर्रे तक, और वहाँ जोलिंगकोंग तक पूरी सड़क मैं कभी सोचता नहीं था स्वयं कि वहाँ तक भी रोड जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में, वो सारी चीज़ें खुद मैंने अपनी आंखों से और मेरे वहाँ के रहने वाले लोगों ने देखी। और देखिए, कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दफ्तर पहुंचते ही जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ने दस्तखत किए, वो फाइल है किसानों से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो पहला और बड़ा फैसला किया है, वो 3 करोड़ घर बनाने वाली है। मोदी 3.0 का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो कैसा रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें।
एक बार फिर नई उम्मीद के साथ इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दफ्तर वही, कुर्सी वही, प्रधानमंत्री भी वही, काम का अंदाज भी नहीं बदला और काम की रफ्तार भी वैसी ही है, लेकिन विजन साफ है, रोड मैप तैयार है, इरादा जाहिर है। लिहाजा सरकार नई है लेकिन काम की स्पीड और स्केल पुरानी है। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में हैं। तीसरी पारी में कार्यकाल संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज का ट्रेलर पेश कर दिया है। 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पीएमओ में चार्ज संभाला और कार्यभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फाइल पर सबसे पहले साइन किए वो किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई फाइल थी। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी की, जिससे 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल गरीब किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के जरिए जारी किया जाता है। हर किस्त में 2,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। अभी तक किसानों के खाते में 16 किस्तों का पैसा आ चुका है। पीएम मोदी ने अपने पहले बड़े फैसले पर कहा कि ये हमारी सरकार की किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। नई सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। किसान, महिला, आदिवासी, गरीब और युवा, पीएम मोदी के लिए देश में यही जातियां हैं और इन्हीं के प्रति पीएम मोदी बार बार विकास की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तीसरी पारी में मोदी कैबिनेट का पहला फैसला भी इसी के साथ शुरू हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला हुआ है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनेंगे 3 करोड़ घर। 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। नए घर में टॉयलेट, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फाइल पर सबसे पहले साइन किया वो देश के धरतीपुत्र किसानों से जुड़ी हुई थी, तो वहीं मोदी कैबिनेट ने भी अपनी पहली मीटिंग में गरीबों से जुड़े हित के मुद्दे पर मोहर लगाई। मोदी कैबिनेट ने 3 करोड़ से ज्यादा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए घरों को बनाने का निर्णय लिया। मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं।
असल में मोदी सरकार 3.0 का एजेंडा शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही सेट हो चुका है। चाय पर चर्चा के दौरान चयनित मंत्रियों के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि क्या करना क्या नहीं। सरकार के 100 हुआ चयनित की मंत्री पद का काम करना है, को कैसे पूरा 2047 से भारत के लड़ने के लिए किस से काम करना है। ये फैसले मुक्त होते हैं। बीजेपी के बहुमत तक नहीं पहुंच में एंड सहयोगी दबाव में मोदी के चलने की आशंका है। उनका पीएम मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही दूर कर दिया। तीसरी पारी में पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़े फैसले लिए, पहले उसे देख लीजिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मंत्रिपरिषद के गठन के दौरान के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट वाइज, स्टेट वाइज और जिन राज्यों में इस साल या 2025 के शुरुआत में चुनाव होने हैं उसे किस तरह से साधने की कोशिश की है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड टास्क में योजना शुरू करने से लेकर उसे फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचाने तक उसका बारीकी से परीक्षण करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जो उनके पुराने साथी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के इस तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन जो नए हैं और जो मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने में यानी कि तालमेल बैठाने में काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। इन तीन राज्यों में बीजेपी की 2 में सरकार है और झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी फाइट करती दिख रही है। इन राज्यों में नेताओं को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देकर मोदी सरकार ने अभी से चुनावी ताल ठोक दिया है। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। महाराष्ट्र में भी इसी साल चुनाव है और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को चुनावी पिच पर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी है, तो अभी से पैड अप होने की जरूरत है। मोदी मंत्रिपरिषद में इसका भी ध्यान रखा गया है, इसलिए 6 मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, आठवले, प्रताप राव गणपत राव जाधव, रक्षा खडसे, मुरलीधर मोहोल। असल में एनडीए सरकार के 5 साल तक टिके रहने, सुचारू रूप से चलाने और बड़े फैसले लेने में गठबंधन के सहयोगियों की ओर से आने वाली दिक्कतों सबकी अग्नि परीक्षा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत हद तक तय करने वाले हैं। कांग्रेस अभी से सवाल उठा रही है कि नई सरकार में झारखंड से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। मोदी सरकार 3.0 में झारखंड से 2 मंत्री बनाए गए हैं और दोनों राज्य मंत्री हैं। पहले हैं रांची से सांसद संजय सेठ और दूसरी हैं कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी। नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन एनडीए में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या फिर जीतन राम मांझी कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिखता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की राह में अड़ंगा लगाए। हालांकि सियासत में गारंटी नहीं होती, लेकिन पहले दिन का पहला शो हिट रहा है और जैसी की कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा इस बात की उम्मीद हमेशा से रहती है कि पीएम मोदी किसी बड़े फैसले के लिए वक्त का इंतजार नहीं करते, बहुत पहले से उन फैसलों पर विचार करते हैं और बिना किसी पूर्व जानकारी के उसे अमली जामा पहना देते हैं। अब की बार भी यही देखने को मिल सकता है। बस ये देखना होगा कि गठबंधन जिस तरीके से इस बार असरदार है, क्या पीएम मोदी के बड़े फैसलों की राह में रोड़ा भी बन सकता है। पहली नजर में तो कहीं से ऐसा नहीं लगता। जम्मू के रियासी में
जिस तरह तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा है, उससे साबित हो गया कि अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कैंपों को तबाह किया जाए। इस बार आतंकियों ने वो कायराना हरकत की है जिसके बाद से पूरे देश में बदले की मांग उठने लगी है। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला किया है, वो साफ दिखाता है कि भारत को इस खूनी हमले का बदला चुन चुन कर लेना होगा। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, जबकि 33 तीर्थयात्री घायल हैं। इस हमले में घायल तीर्थयात्रियों ने जो बताया है, वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। जो सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं, कुछ एरियाज़ को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ escape routes हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का यह आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थयात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। करीब 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ फासले पर पोजीशन लिए हुए खड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंध हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 33 तीर्थयात्री घायल हुए। ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है, काफ़ी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहाँ पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जे.एंड.के पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे, फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थयात्रियों से भरी बस आतंकियों को दिखाई दी, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था
और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। रियासी हमला, मास्टरमाइंड पाकिस्तान। रियासी में हमले के बाद से कोहराम मच गया है। देश भर में पाकिस्तानी आतंकियों से बदला लेने की मांगें उठ रही हैं। जोरदार प्रदर्शन जम्मू के कई इलाकों में हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से है और इंटरनल गद्दारों की वजह से है। ये इंटरनल गद्दार जो है वो समाज के अंदर छुपे हुए हैं, उनको रिसर्च करने की जरूरत है। You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They're still there. It is not only election. I am afraid. I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that yatra goes peacefully. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों से मिलने के बाद साफ कहा कि इस घटना की हर तह तक पहुंचेंगे और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों को 10 लाख और घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। इस हमले में एक बच्चे समेत 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। जरा देखिए आतंकियों का यह हमला क्यों इतना खौफनाक माना जा रहा है। पिछले 10 साल में आम नागरिकों पर यह आतंकियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यात्रियों से भरी बस JK02AE 3485 शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। 42 यात्री बस में सवार थे। सभी यात्रियों को लेकर बस शिवखोड़ी गई थी। आतंकियों ने पौनी और शिवखोड़ी के बीच कंडा त्रयात इलाके में चंडी मोड़ के पास बस पर हमला किया। बस लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस के गिरने के दौरान वहां मौजूद दूसरे आतंकियों ने पीछे से गोलियां बरसाईं। सभी मरने वाले और घायल श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू हो गई है। पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के इशारों पर काम करने वाले टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके छुपे होंगे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जांच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रणसू कंडा का इलाका है, जहां पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। रियासी पर हुआ भीषण आतंकी हमला साबित करता है कि आने वाले दिनों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। खास तौर से जम्मू रीजन में अब देखना होगा कि भारत सरकार और सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों पर काबू पाते हैं। इजरायल की सेना कई फ्रंट पर दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के मिशन पर जुटी हुई है, लगी हुई है। इजरायल के जवान बंधकों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमास की मांद तक घुसते जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट को कड़े और बड़े फैसले लेने चाहिए, वही मुश्किल में वो घिरी नजर आ रही है, क्योंकि वॉर कैबिनेट के अहम सदस्य बेनी गेंट्स ने नेतन्याहू के खिलाफ बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया। एक और बंदूकें गरज रही हैं।
टैंक हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमास सीज फायर चिल्ला रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में खेला हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में घिर चुके हैं, क्योंकि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में नेतन्याहू के ही भरोसेमंद और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले बेनी गैट्स ने बम फोड़ दिया है। ये बम है इस्तीफे का। बेनी गैट्स ने वॉर कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त इजरायल की गली कूचे मोहल्ले में गैट्स के इस्तीफे की खबर पर ही लोग बात कर रहे हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गैट्स पीएम नेतन्याहू से बेहद खफा है। गैट्स का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को 8 महीने हो चुके हैं और जंग की वजह से पश्चिम एशिया में हालात नाजुक बने हुए हैं। बेनी के इस्तीफे की पूरी कहानी हम आपको ब्यौरेवार तरीके से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए वो आरोप जो इस्तीफे के बाद बेनी गैट्स ने नेतन्याहू सरकार पर लगाया। हमास से होस्टेज डील नहीं कर पा रहे नेतन्याहू। 8 महीने बाद भी हमास का खात्मा नहीं हुआ। वॉर कैबिनेट को भंग कर तुरंत चुनाव। बेनी गैट्स ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि नेतन्याहू की वजह से हम हमास का खात्मा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इमरजेंसी गवर्नमेंट को भारी मन से लेकिन आत्मविश्वास के साथ छोड़ रहा हूं। बेनी गैट्स ने नेतन्याहू पर नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। गैट्स ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से भी अपील करते हुए कहा कि वो वही करें जो सही है। לצערי, נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. אנחנו מתייצבים היום जैसे ही गैट्स ने इस्तीफा दिया, नेतन्याहू गैट्स के मान मनोबल में लग गए। नेतन्याहू ने कहा कि ये वक्त लड़ाई से पीछे हटने का नहीं, बल्कि इसमें शामिल होने का है। लेकिन बेनी गैट्स अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं है। बेनी गैट्स से यूं ही नेतन्याहू इस्तीफा वापस लेने के लिए नहीं कह रहे। पहले जान लीजिए कि क्यों बेनी गैट्स नेतन्याहू के लिए अहम है। 1978 में दक्षिण लेबनान का संघर्ष, 1982 लेबनान युद्ध, दक्षिण लेबनान संघर्ष 1985 से 2000 तक, 2006 लेबनान युद्ध, ऑपरेशन समर रेंज, ऑपरेशन कास्ट लीड, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। यही नहीं, बेनी गैट्स इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। उन्हें इजरायल के हर दुश्मन के बारे में पता है। वो ये भी जानते हैं कि इजरायल का दुश्मन किन बिलों में छिपा है। इसीलिए नेतन्याहू मुसीबत में फंस गए हैं। נמשיך יחד לעשות ככל שביכולתנו להשבת כל חטופינו ולהשגת הניצחון על אויבינו. विदेशी मीडिया के मुताबिक बेनी गैट्स ने इजरायल के पीएम के सामने 6 शर्तें रखी थी, जिसे आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया सुपर प्राइम टाइम।